अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम देखेंगे सारिफ का तवाज़ुन, गोशवारा बनाएंगे, फार्मूला भी आप करेंगे। ठीक है, उर्दू में आप देख लें सारिफ का तवाज़ुन। अलिफ या का मुख्ततिम मफादा बटा अलिफ या की कीमत इक्वल टू बे शय का मुख्ततिम मफादा बे शय की कीमत। इस तरह जीम शय का अफादा डिवाइडेड बाय इसकी कीमत और तमाम इशा का अफादा उसकी कीमत पे डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास सारिफ का तवाज़ुन होता है। ये आपने खुद इक्वेशन को यहाँ से भी याद कर लेना है। और आज हम देखते हैं कि हमारे पास सारिफ का तवाज़ुन कैसे होता है। सारिफ की तवाज़ुन की बात की जाए, पहली बात है कि सारिफ के तवाज़ुन से मुराद ये है कि सारिफ की आमदनी और खर्च इस तरह वो खर्च करता है कि उसको कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो, मुख्तलिफ मफादे आपस में बराबर हो जाएं। उस वक्त सारिफ क्या होता है, तवाज़ुन में होता है। सारिफ के तवाज़ुन की बात करें तो आगे हम देख लेते हैं कि हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें, दो चीज़ें हम ले लेते हैं, एक्स और वाई। उनके मुख्तलिफ मफादों को ज़ाहिर करते हैं, यानी एम यू ऑफ वाई और एम यू ऑफ एक्स को आप बयान करेंगे। उसके बाद इकाइयाँ, यानी हम फ़र्ज़ करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मुख्तलिफ इकाइयों पर इनके अफादे क्या होते हैं। इसके बाद पी ऑफ एक्स यानी पहली चीज़ का अफादा, पी ऑफ वाई दूसरी चीज़ का अफादा, वाई टोटल इनकम को हम ज़ाहिर कर देते हैं। हमने बात की है आमदनी की और खर्च की। आमदनी का ताल्लुक इनकम के साथ और खर्च का ताल्लुक कीमत के साथ होता है। इनको हम फ़र्ज़ कर लेंगे। इसके बाद हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ मफादा, क्योंकि हर अगली इकाई पे कम होता है। एक्स चीज़ के अफादे 34, 32, 30, 28, 26 है। टोटल अफादा अगर तमाम रकम जो है वो 20 के 20 रुपए एक्स पे खर्च करे तो उसे अफादा हासिल होता है टोटल 150 का। अगर वाई पे करे यानी 30, 28, 26, 24, 22 तो वो टोटल अफादा 130 हो जाता है। अगर वो एक्स चीज़ की दो इकाइयाँ और वाई की चार इकाइयाँ खरीदे, यानी कि 34, 32, 30, 28, 26, 24, तो उसका कुल अफादा होता है 174। हमने कहा है कि आमदनी को वो इस तरह खर्च करता है कि कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक बात तो हमारी साबित हो गई कि अगर वो दोनों चीज़ों को खरीदता है तो उस सूरत में उसका कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरी शर्त हमने लगाई, मुख्तलिफ मफादे आपस में बराबर हो जाएं। हम फर्ज करते हैं कि एम यू ऑफ, आपने सारिफ के तवाज़ुन का फार्मूला याद रखना है, एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, यानी उसी चीज़ की कीमत इक्वल टू एम यू ऑफ वाई दूसरी चीज़ की कीमत डिवाइडेड बाय, और तमाम चीज़ों को यानी एम यू ऑफ एन डिवाइडेड बाय पी एन, तमाम चीज़ों की यानी जितनी भी होंगी उन सब के मुख्तलिफ मफादे अगर उनकी कीमत पर डिवाइड किए जाएँ तो आपस में इक्वल हो जाएँ, तवाज़ुन तब होगा। तो इसके लिए हम फ़र्ज़ करते हैं, यानी हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक्स चीज़ की उसने कितनी इकाइयाँ ली हैं? 2, यानी कि 32 का फ़ायदा हासिल होता है, जबकि कीमत क्या है? कीमत हमारे पास 4 है। और इसी तरह अगर वाई चीज़ की वो 4 इकाइयाँ यूज़ करते हैं, उसका मुख्तसर मफ़ादा 24 है। कीमत वाई की हमारे पास देखिए 3 है, 24 डिवाइडेड बाय 3, 32 डिवाइडेड बाय 4, अगर किया जाए 3 8s आर 24 और 4 8s आर 32 तो इक्वल हो गया, यानी कानून हमारा साबित हो गया है, मुख्तलिफ मफ़ादे आपस में बराबर भी हैं, कुल अफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा भी है। और ख़ार्ज की अगर बात की जाए, देखिए हमने वाई को यहाँ पे फ़र्ज़ किया, वाई की वो कितनी इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है? 4, 4 को मल्टीप्लाई, वाई की कीमत क्या है? 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, एक्स हमारे पास मौजूद है, एक्स की कितनी इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है? 2, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की कीमत क्या है? 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8। अब हम वाई यानी आमदनी इक्वल टू एक्स प्लस वाई करें तो आमदनी हमारे पास कितनी थी? 20, एक्स पे हमारा कितना खर्च है? 8 और वाई पे 12, 8 और 12 को प्लस करें तो ये 20 हो जाता है। तो ये बात भी हमारी साबित हो जाती है कि अगर अगर एक सारिफ 20 रुपए उसके पास हैं, एक चीज़ की कीमत 4 रुपए, एक की कीमत 3 रुपए हो, तो वो पहली चीज़ की अगर 2 इकाइयाँ खरीदता है जहाँ पे उसका मुख्तसर मफ़ादा बराबर हो रहा है, जबकि दूसरी चीज़ की 4 इकाइयाँ खरीदता है और वहाँ पे ये दोनों मफ़ादे सेम हो रहे हैं, उस सूरत में अगर उसके खर्च को यानी उसकी कीमत को इकाइयों को मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस सूरत में उनके टोटल खर्च भी इक्वल हो रहा है। जबकि मुख्तसर मफ़ादा हम देखें तो मुख्तसर मफ़ादा भी बाकियों की निस्बत, यानी कि अगर वो सिर्फ़ एक्स चीज़ पे चीज़ तमाम रकम खर्च करता है तो अफ़ादा 150 है, और अगर वाई पे तमाम करता है तो 130 है। लेकिन अगर एक्स और वाई पे खर्च करता है तो उसका अफ़ादा क्या है? 174। तो अफ़ादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आपने याद रखना है कि अक्सर क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं सारिफ का तवाज़ुन। तवाज़ुन की बात होगी तो आपने याद रखना है आमदनी की, खर्च की बात होगी
आमदनी और खर्च के साथ इधर बताना है कुल अफादा और मुख्ततिम अफादा भी बराबर हो। इसके बाद आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन के बाद आपको इसको प्रूव करने का तरीका यानी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के बाद आप फर्ज करेंगे कीमतें, ठीक है। कीमत फर्ज करने के बाद आपने आमदनी भी फर्ज करनी है। आमदनी जब आप फर्ज कर लेंगे उसके बाद आपने इनके मुख्तलिफ मफादों को प्लस करना होता है। मुख्तलिफ मफादे प्लस करने के बाद जो आप मेजरमेंट लेते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि मुख्तलिफ मफादे भी बराबर हों। और जब इनको आपस में आप खुद ब खुद अरेंज करके लिखेंगे, देखिए ना, हमारे पास एक्स में है 34, 34, सेकंड 32, 32। इसके बाद हमारे पास वाई, वाई की हमने फर्स्ट इकाई देखी 30, दूसरी है 28, तीसरी 26 और चौथी हमारे पास 24 है। इन सारों को लिखना है और उसके बाद प्लस किया तो ये हमारे पास कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। हाँ, एक और शर्त भी है कि हमारे पास आमदनी और खर्च भी बराबर होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इकाइयों को यानी कि जैसे यहाँ पे 2 इकाइयाँ आपने इस्तेमाल की, इसको मल्टीप्लाई बाय इसकी कीमत, आंसर निकालें। दूसरी चीज़ को भी इसी तरह उसकी इकाइयाँ मल्टीप्लाई बाय उसकी कीमत, आंसर निकाल लें। दोनों को इक्वल करें। अगर आपका आंसर 20 यानी कि आमदनी के बराबर है तो आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है। शॉर्ट में आपके पास फार्मूला पूछा जा सकता है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो खुद कहता है कि सारिफ का तवाज़न आप मालूम करके दिखाएं। सारिफ का तवाज़न गोशवारा भी बनाना पड़ेगा आपको। ये प्रूफ भी करना पड़ेगा कि पूरी आमदनी खर्च भी हो रही है, उसके साथ मुख्तलिफ मफादे भी बराबर हैं, कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा है। और डेफिनेशन आपने याद रखनी है।